Okay, so in unit number 5, we are going to cover two topics today. One is privacy breach, just introduction only, and after that accesses. Okay, so let us start one by one. तो ये बेसिकली आपका मेन हेडिंग है, इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये आपका मेन हेडिंग है जिसके अंदर ये 4 टॉपिक्स आते हैं बच्चों। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, फिर कॉलन लगा हुआ है, उसके आगे ये चीजें लिखी हुई है यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें से हमने प्राइवेसी ब्रीच आज करना है और एक्सएसएस ये आज हमने करना है। वेयर एज डीएनएस स्पूफिंग हमने कवर कर लिया है और ईमेल स्पैम ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, तो प्राइवेसी ब्रीच, तो प्राइवेसी ब्रीच क्या होता है? इससे समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो जस्ट ये डायग्राम याद रखिए, प्राइवेसी और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है एकदम यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी में हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि व्हाट आर द 5 और वेरियस प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, वो आते हैं बेसिकली यहाँ पे। If we are dealing with authentication, integrity, confidentiality, access control, non-repudiation, then we are dealing with security only. Until unless अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो उसमें क्या होगा, सिक्योरिटी तो होगी ही होगी, उसमें एक और चीज जुड़ती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन। हाउ टू प्रोटेक्ट अवर डेटा। ठीक है, आए दिन आप न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि जो डाटा था गवर्नमेंट की तरफ से या किसी प्राइवेट सेक्टर ने जो इकट्ठा किया था एम्प्लॉयज का या फिर कस्टमर का, वो लीक हो गया, डार्क वेब में वहाँ पे वो बिक रहा है या फिर किसी ने ओपन कर दिया। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली प्राइवेसी ब्रीच। बहुत सारे इंसिडेंट आपको दिखते हैं। तो उसमें क्या रहता है प्राइवेसी ब्रीच में, सबसे पहले वो सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा। सिक्योरिटी तो उसके लिए है ही है मेन चीज, सिक्योरिटी को तोड़ पाएगा तभी वो प्राइवेसी पे जा पाएगा। ठीक है, सो जस्ट इस डायग्राम को याद रखिए, बड़े से बड़े टॉपिक में आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो। जहां पे भी बात चले सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जस्ट इस डायग्राम को इतना याद रखिए। वेयर एज जब हम प्राइवेसी ब्रीच की बात करते हैं, फिर देखिए इसमें हमें लिखना क्या है, कि प्राइवेसी ब्रीच अकर कब अकर होगी, ये कब हम कहेंगे कि प्राइवेसी ब्रीच हुआ है। ओके, व्हेन समवन एक्सेसेस इंफॉर्मेशन विदाउट आवर परमिशन, हमारी परमिशन के बिना हमारा ही डाटा किसी ने एक्सेस कर लिया, तब हम क्या कहेंगे, इट इज अ प्राइवेसी ब्रीच। ओके, तो ये कैसे शुरू होता है, वो कैसे खत्म होता है? इट स्टार्ट्स विद द सिक्योरिटी ब्रीच। वंस अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, प्राइवेसी ब्रीच के लिए आपको सिक्योरिटी ब्रीच का पता होना चाहिए। इट स्टार्ट्स विद द सिक्योरिटी ब्रीच, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को देखेगा हैकर, कुछ अटैकर। ठीक है, तो वहां पे वो सिक्योरिटी ब्रीच करेगा। दैट मीन सिक्योरिटी ब्रीच मींस टेक्निकली पेनिट्रेटिंग अ प्रोटेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय एनी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसको हैकर ने पेनिट्रेट किया, तो वो हुई आपकी सिक्योरिटी ब्रीच। उसको करने के बाद क्या होगा, एक्सपोजर और थेफ्ट ऑफ डाटा। जो आपका डाटा है वहां पे उसको एक्सपोज करेंगे वो पब्लिकली, या चोरी होगा डाटा। दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी ब्रीच। तो स्टार्ट होगा ये सिक्योरिटी ब्रीच से, और एंड ये खत्म कब होगा, जब आपका डाटा एक्सपोज हो गया या फिर वो चुरा लिया गया। ओके, जस्ट इतना याद रखिए। सम ऑफ द कॉमन मोस्ट कॉमन इंस्टांसेस ऑफ प्राइवेसी ब्रीच हैपन कब, प्राइवेसी ब्रीच के जो मोस्ट कॉमन इंस्टांसेस हैं या हैपनिंग है वो होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आप पेशेंट हैं, आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपको कुछ भी बीमारी है, तो सारा आपका डाटा वहां पे एनालाइज कर रहे थे डॉक्टर, लेकिन वो डाटा लीक हो गया। या इफ यू आर ए कस्टमर, तो आपने जैसे मांगते हैं ना कई बार कि हाँ जी आपने बहुत आज शॉपिंग कर ली, तो आप अपना फ़ोन नंबर बताइए, हम आपको वो कुछ इसमें नेक्स्ट टाइम जो है इसमें बेनिफिट देंगे। सभी करते हैं ये मॉल वगैरह में, राइट। इवन आप विशाल मेगावाट में जाइए, चाहे जहाँ मर्जी जाइए, ठीक है, या आप बर्गर खा रहे हो मैकडॉनल्ड में, राइट। तो वो डाटा जब इकट्ठा होता है, वो उन्होंने सिक्योर नहीं रखा होता है। ठीक है, वहां पे वर्नेबिलिटी होती है जिस सर्वर में उन्होंने उस डाटाबेस को, उस डाटा को स्टोर किया हो, तो हैकर उसको अटैक करके जब उस डाटा को एक्सपोज करता है, देन इट इज कॉल्ड प्राइवेसी ब्रीच। या फिर वो चोरी कर लिया जाता है, या लॉस्ट और मिस्टेकनली गलती से वो डिस्क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कॉमन इंस्टांसेस ऑफ प्राइवेसी ब्रीच। ओके,
अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ेगा हमें प्राइवेसी ब्रीच का? इसकी लॉन्ग टर्म फर्क भी आपको पड़ सकते हैं। लंबे टाइम में कोई नहीं जाएगा मैकडॉनल्ड में बर्गर खाने, बोलेंगे यार हमने वहाँ फ़ोन नंबर देना नहीं कभी वहाँ पे, वो तो लीक हो जाता है, ठीक है, या गलत नंबर देंगे। वन ऑफ द ट्रिक इज समबडी ट्राई, उसने क्या किया कि जब भी वो कहाँ पे जहाँ पे जाता है, जब वो फ़ोन नंबर मांगते हैं कि हाँ सर आप अपना फ़ोन बताइए, वो अपने जो उसका दुश्मन होता था, दुश्मन सॉर्ट ऑफ कहूँगा मैं, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर देता था, ठीक है। तो वो मतलब ये भी एक तरह का एक वो रहती प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। तो वी शुड नॉट गिव अदर्स नंबर, वी शुड गिव ओनली आवर नंबर। अपना अपना नंबर देना है हमें, किसी और का नहीं देना है, ठीक है। या तो आप दो ही मत, ओके। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही तरह के फर्क पड़ सकते हैं इस तरह की प्राइवेसी ब्रीच होने से, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू प्रिवेंट। ये 10 पॉइंट आपने याद रखने हैं, कुछ एक आपने देखे भी होंगे या सुने भी होंगे। नो व्हाट इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन, कि क्या इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, क्या आप दे रहे हो, ठीक है। और नो योर वर्नाबिलिटीज, या आपकी कोई वेबसाइट है तो उसकी क्या वर्नाबिलिटी वो आपको पता होना चाहिए। नो योर इंडस्ट्री, मान लीजिए आपकी कोई इंडस्ट्री है, उसके पैरेलल में एक और कोई सेम काम करने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनियां, उसके साथ जो अटैक हो रखा है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो अपनी इंडस्ट्री को जानिए, ठीक है। इंक्रिप्शन ये हमेशा रहेगी। लिमिट द कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिटेंशन, सॉरी यहाँ पे 6 आना चाहिए, दिस इज बेसिकली 6। नो व्हेन इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर नीडेड, ये 2 बार आ गया, सॉरी आई विल डिलीट इट, सॉरी फॉर दिस, ओके नाउ इट्स ओके। एम्प्लॉई को ट्रेन कर सकते हैं आप, देन लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंड सेफ गार्ड, ये तो हमेशा रहेंगे रहेंगे इस पूरे के पूरे सिलेबस में। हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखिए, ठीक है। पैचेज अप्लाई करिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जितनी भी वर्नेबिलिटीज रहती हैं उनको आप कवर करिए, ठीक है। तो इतना ही इसमें करना प्राइवेसी ब्रीच में बच्चों आपने। नेक्स्ट जो अब हम इसमें करेंगे, ये तो हमने डीएनएस स्पूफिंग कर लिया है। नेक्स्ट वी विल गो टू डायरेक्टली टू द एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये भी एक वर्नेबिलिटी रहती है, सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी रहती है, और ये जनरली कहाँ पे आपको मिलेगी? वेब एप्लीकेशन में। इंटरनेट पे आपने कुछ वेबसाइट चलाई हुई है, उसके थ्रू आप कुछ यूजर से डाटा मांग रहे हैं, तो और वो आपकी वेबसाइट कुछ प्रोसेस करके उसका कुछ रिजल्ट निकाल रही है, तो वेब एप्लीकेशन है वो सॉर्ट ऑफ, ठीक है। जहाँ पे भी इंटरनेट पे आप डाटा सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये वाली वर्नेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये आपने ध्यान रखना, ये एक सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी है। जनरली कहाँ पे फाउंड, कहाँ पे ये होती है? बेसिकली वेब एप्लीकेशन में, ओके। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटीज इसे हम बोलते हैं। तो पुराना इसका नाम क्या था? CSSV, CSSV, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटी। क्योंकि CSS ऑलरेडी कास्केडिंग स्टाइल शीट जो रहता है आपका, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी CSS हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम चेंज किया गया टू XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस दिखाने के लिए इस तरह से किया हुआ। सो क्या होती है ये? आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी। जब भी आपने कोई वेबसाइट होस्ट की हुई है, वहाँ पे आप यूजर से कुछ इनपुट मांग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूजर नेम, पासवर्ड और एनीथिंग, योर नेम, योर एड्रेस, वट जो मांग रहे हैं, तो यूजर वहाँ पे गलती से इंजेक्शन भी लगा सकता है, राइट। इंजेक्शन कोविड वाला नहीं, इंजेक्शन कौन सा हुआ? जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन आपने सुना होगा, ठीक है। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन और XSS में डिफरेंस रहता है बच्चों। एसक्यूएल इंजेक्शन का टारगेट क्या रहता है? सर्वर, जहां पे वो वेबसाइट होस्टेड है। वेयरएज XSS का टारगेट सर्वर नहीं होता है, उसका टारगेट होता है वो सारे लोग और उनका ब्राउजर जो उस वेबसाइट को एक्सेस करने वाले हैं, दैट मीन्स क्लाइंट। तो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सेट्रा, इस तरह के जो अटैक्स रहते हैं, और XSS में क्या डिफरेंस है? एसक्यूएल इंजेक्शन का टारगेट रहेगा सर्वर, जहां पे वो वेबसाइट होस्टेड है। वेयर एज XSS का टारगेट सर्वर नहीं है, उसका टारगेट है वो सारे लोग और उनका ब्राउजर जो उस वेबसाइट को एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। हियर द डिफरेंस।
सो हियर द अटैकर यहाँ करता क्या, अटैकर देखिए, aims to execute malicious scripts in web browser of the victim by including malicious code in a legitimate web page or web application. इन सिंपल लाइन में अगर आपको समझाऊं, जैसे आपकी एक वेबसाइट है, एक वेब पेज है, या एक वेब एप्लीकेशन आप चला रहे हो, वो लेजिटिमेट वेब पेज है आपका, ठीक है, उसमें अटैकर क्या करेगा, कुछ मैलिशियस कोड वहां पे इंसर्ट करेगा। उसका क्या फर्क पड़ेगा, उसका फर्क ये पड़ेगा कि जब भी कोई क्लाइंट उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, ठीक है, जब भी कोई क्लाइंट उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, तो उस क्लाइंट का जो ब्राउजर होगा वो इसके साथ वो जो कोड होगा उसके ब्राउजर में आ जाएगा, मतलब क्लाइंट के ब्राउजर में आ जाएगा और वहां पे रन होगा, ठीक है। और क्लाइंट तो सोचेगा कि ये तो सर्वर में लेजिटिमेट वेब पेज से मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये जो अभी कोड यहाँ पे चल रहा है, जैसे जावास्क्रिप्ट में आपने हल्का सा स्क्रिप्ट लिखी हुई है 2 लाइन की या सिंगल लाइन की, तो वो तो क्लाइंट सोचेगा कि ये तो सर्वर के से आ रही है मुझे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज हाउ एक्सेसेस वर्क बेसिकली। सो वही मैंने लिखा है, द एक्चुअल अटैक अकर्स, एक्चुअल अटैक कब अकर होगा, व्हेन द विक्टिम विजिट्स द वेबसाइट, वेब पेज, उस वेब पेज को एक्सेस करेगा विक्टिम यानी कि क्लाइंट, वी मे बी द विक्टिम, हमने अपना ब्राउजर खोला और उस वेबसाइट को हमने एक्सेस किया जहां पे XSS का अटैक हो रखा है पहले, वहां पे उसके उस पर्टिकुलर वेब पेज में जो है मैलिशियस कोड इंसर्ट कर दिया है अटैकर ने, ठीक है, तो वो हमारे ब्राउजर पे आके एग्जीक्यूट होगा और वहां पे कुछ भी वो काम कर सकता है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अटैकर। द वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बिकम्स अ व्हीकल, वही आ गई बात, गाड़ी वाली बात आ गई। जैसे आप रोड पे खड़े हुए हैं, गाड़ियां बहुत सारी जा रही हैं और आपने यहाँ से चंडीगढ़ कुछ सामान भेजना है, आपने बस में चुपके से वो सामान रख दिया और चंडीगढ़ में किसी ने वो रिसीव कर लिया, ना कंडक्टर को पता लगा ना ड्राइवर को पता लगा, वही यहाँ पे हो रहा है। द वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बिकम अ व्हीकल, वो तो व्हीकल की तरह काम करेगी टू डिलीवर द मैलिशियस स्क्रिप्ट टू द यूजर ब्राउजर, यूजर के ब्राउजर में ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएगी, ठीक है। क्या क्या हो सकती है ये व्हीकल, फॉर्म हो सकता है या मैसेज बोर्ड हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, दैट अलाउ कमेंट्स, इसमें आपने लिखा था ना जैसे यूजर नेम पासवर्ड, वहाँ पे भी आप डाल सकते हो, या कमेंट मांगा होता है कुछ एक वेबसाइट में, कमेंट करिए हमारी वेब पेज में, अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है तो कमेंट लिखिए, यहाँ पे अपना पता लिखिए, ये लिखिए, तो जहाँ पे भी आप यूजर से इनपुट मांग रहे हैं वहाँ एक्सेस कैन बी इंसर्टेड, अटैक कैन हैपन, ओके। तो ये तो था एक्सेस क्या है बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, जो मैलिशियस स्क्रिप्ट होती है जो अटैकर ने इंसर्ट की हुई है एक लेजिटिमेट वेब पेज पे, उसके बारे में देखिए। द मैलिशियस स्क्रिप्ट कैन एक्सेस एनी कुकीज, वो मैलिशियस स्क्रिप्ट जो अटैकर ने डाली हुई है वो कुकीज को एक्सेस कर सकती है, सेशन टोकन के बारे में हमने देखा था उसको भी वो एक्सेस कर सकती है, ठीक है, और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिटेन्ड बाय द ब्राउजर, जो भी ब्राउजर के पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उस सारे को वो जो है एक्सेस कर सकता है। So these scripts can rewrite the content of the HTML page. That means आपने साइट खोली ऑनलाइन SBI.com whatever और खुल गया कुछ और ही, वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे गाली गलौज whatever वहाँ पे आ सकता है चीजें, ठीक है, वेंडलिज्म वगैरह कुछ भी यहाँ पे कर सकता है अटैकर जैसा वो चाहे, यानी कि रीराइट कर सकता है वो कंटेंट को, इतनी ये एक्सेस जो है पावरफुल होती है। और लास्ट में मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ XSS differ from SQL injection, कैसे डिफर करेंगी, इन दैट इट डज नॉट डायरेक्टली टारगेट द एप्लीकेशन इटसेल्फ, XSS में एप्लीकेशन को टारगेट नहीं किया जाता, इंस्टेड द यूजर ऑफ द वेब एप्लीकेशन आर द वंस एट रिस्क, जो यूजर है उस एप्लीकेशन के वो होते हैं रिस्क पे, वेयरएज SQL में उस एप्लीकेशन को टारगेट किया जाता है, उसके डाटाबेस को टारगेट किया जाता है, ठीक है, हियर द डिफरेंस। सो अटैकर टारगेट इज नॉट वेबसाइट बट रादर इट्स यूजर, ये मैंने आपको बार बार बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अटैकर्स का जो टारगेट है, अटैकर्स टारगेट इज नॉट द वेबसाइट बट रादर इट्स यूजर, दैट इज क्लाइंट और द ब्राउजर, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे लगेगा पता कि एक वेब पेज एक्सेस वल्नरेबिलिटी से इफेक्टेड है, सफर्ड है, तो हम क्या करेंगे, ये वेब पेज और web application is vulnerable to accesses if it uses unsanitized user input, जैसा मैंने कहा
यूजर से आप जहां पे भी इनपुट मांग रहे हैं उसको अगर आपने सैनिटाइज प्रॉपर्ली नहीं किया तो वो वहां पे, जैसे वहां लिखा आपने एंटर योर नेम, आपने नेम की जगह वहां पे कुछ और ही लिख दिया, कोड ही लिख दिया वीबी स्क्रिप्ट का। उस चीज को अगर आपने सैनिटाइज नहीं किया है यूजर की इनपुट को, तब वो गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह में, या कहीं पे ये टर्म आपने यूज की होगी, सेम ही ये यहाँ पे भी काम कर रहा है। दिस यूजर इनपुट must then be passed by the victim's browser. XSS attacks are possible in VB script में लिख सकते हैं, ActiveX में, Flash में एंड इवन CSS में भी लिखे जा सकते हैं। However, सबसे ज्यादा ये जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, बिकॉज इट इज फंडामेंटल टू मोस्ट ऑफ द ब्राउजिंग एक्सपीरियंसेस। आगे देखिए, हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस, किस तरह से हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट XSS अटैक हमें क्या करना होगा, वी हैव टू वैलिडेट ऑल द यूजर इनपुट्स फॉर टैग्स दैट लुक्स सस्पिशियस। जैसे आपने लिखा है एंटर योर नेम और वहां पे आपने टैग लिख दिया है कोई HTML का, जैसे ये लाइन लिखती है, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा आपने और बीच में लिख दिया हेलो वर्ल्ड और इसको बंद कर दिया। सॉरी, यहाँ पे एस आ गया गलती से, यहाँ पे एस नहीं होगा, सॉरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो अगर आपने चेक करना है किसी वेबसाइट को कि वो एक्सेस वर्नाबिलिटी से उन्होंने प्रोटेक्शन लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है, तो आप क्या करोगे, जहां पे भी यूजर से कुछ इनपुट मांगी है वहां पे आप ये कोड लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि ये उस एक्सेस वर्नाबिलिटी को से अपने आप को बचा पा रहा है या नहीं बचा पा रहा है। वेरी सिंपल कोड। ओके, नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ एक्सेस अटैक्स। दो कैटेगरी होती है बच्चों, मेन, इतना ही आपने करना है इसमें। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एक्सेस अटैक्स, वन इज स्टोर्ड, सेकंड इज रिफ्लेक्टेड। स्टोर्ड का क्या मतलब है, एज अ नेम इंप्लाइज, हियर द इंजेक्टेड स्क्रिप्ट इज परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द टारगेट सर्वर। टारगेट का जो सर्वर है, टारगेट सर्वर जो है सॉरी, उसके अंदर परमानेंटली उस स्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा हुआ है, रूट किट्स सॉर्ट ऑफ। ठीक है, सच एज इन अ डाटाबेस, जैसे डाटाबेस में डाल दिया परमानेंटली, इन अ मैसेज फॉर्म, मैसेज फॉर्म मीन्स जैसे कमेंट बॉक्स होता है कई बार वेबसाइट्स वगैरह में, यूजर की फीडबैक आपने मांगी हुई है, ठीक है, या विजिटर लोग रहता है, कमेंट फील्ड रहती है एक्सेट्रा, वहां पे हमने डाला हुआ परमानेंटली। होता कैसे, व्हेन द विक्टिम रिक्वेस्ट द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन then he/she retrieves the malicious script from the server। ठीक है, और लास्ट में आपने यहाँ एक और चीज याद रखनी है, स्टोर्ड एक्सेसेस का एक और भी नाम है, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट एक्सेसेस और टाइप 1 एक्सेसेस। ओके, बस इतना करिए इसमें। सेकंड कैटेगरी इज रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक्स। यहां पे क्या होगा, here the injected script is reflected off the web server। ठीक है, उससे जस्ट अपोजिट हो रहा है। ठीक है, सच एज इन एन एरर मैसेज, जब भी कोई एरर, सॉरी, जब भी कोई एरर मैसेज आप निकाल रहे हो तो वहां पे वो जो है निकल के आएगा साथ में, एरर के साथ में, या सर्च रिजल्ट की आउटपुट के साथ आपको ये दिखा सकता है, और एनी अदर रिस्पॉन्सेज दैट इंक्लूड सम और ऑल ऑफ द इनपुट सेंड टू द सर्वर एज पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ओके, आगे देखिए, रिफ्लेक्टेड अटैक्स आर डिलीवर, अच्छा वो डिलीवर कैसे होंगे, टू द विक्टिम बाय अनदर रूट सच एज एन ईमेल मैसेज और सॉरी और ऑन सम अदर वेबसाइट्स। ठीक है, जनरली ईमेल वगैरह से भी इसका काफी खतरा रहता है, उसमें लिंक वगैरह दिया हुआ है, यूजर उस पर क्लिक करेगा और वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। सो व्हेन अ यूजर इज ट्रिक्ड इनटू क्लिकिंग ऑन अ मैलिशियस लिंक, एक लिंक भेजा हुआ ईमेल में, आपने उस पर मैलिशियस लिंक पे क्लिक किया, और सबमिटिंग अ स्पेशली क्राफ्टेड फॉर्म और इवन जस्ट ब्राउजिंग टू अ मैलिशियस साइट, द इंजेक्टेड कोड ट्रैवल टू द वनरेबल वेबसाइट। ऑटोमेटिकली आपको वनरेबल वेबसाइट में वो ले जाएगा, वहां पे जो है
जो एक्सेस अटैक हो रखा है वो आपके ब्राउजर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट्स द अटैक बैक टू द यूजर ब्राउजर, ये डिफरेंस है परमानेंट दैट इज परसिस्टेंट एंड रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक में। द ब्राउजर देन एग्जीक्यूट्स द कोड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ ट्रस्टेड सर्वर। अब ब्राउजर को इस पे कोई भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस किया था, उसने भेजा, ये लेजिटिमेट वेबसाइट ने भेजा उसको, ये तो उसको रन करने देगा, अलाउ कर देगा अगर सिक्योरिटी उसे रोक पा रही है। तो जैसे वो रन होगा तो जो भी आपकी जो चीज़ें हैं, कुकीज़ हैं या सेशन टोकन है, वो सारे जो है हैकर के पास जा सकते हैं, ओके, चुराए जा सकते हैं। सो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इज आल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज नॉन परसिस्टेंट, क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं है, परमानेंटली दे आर नॉट सेव्ड इन द डेटाबेस फॉर एग्जांपल ऑफ द सर्वर और द एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। और द सेकंड नेम इज टाइप 2 एक्सेसेस, तो ये डिफरेंस है रिफ्लेक्टेड और इसमें परसिस्टेंट एक्सेसेस अटैक की कैटेगरी में। लास्ट में आपने देखना कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेसेस। अगर एक्सेसेस अटैक हो गया है तो उसकी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सेंसिटिव यूजर डाटा बीइंग एक्सपोज्ड, जो भी सेंसिटिव डाटा है यूजर का उसको एक्सपोज किया जा सकता है, राइट। अटैकर सीजिंग ऑनलाइन अकाउंट्स एंड इम्पर्सनेटिंग यूजर्स, आपका ऑनलाइन जो अकाउंट है वो सीज किया जा सकता है, ठीक है। और वेंडलिज्म क्या हुआ, सॉर्ट ऑफ गुंडागर्दी, ठीक है। वेंडलिज्म ऑफ वेबसाइट कंटेंट प्रेजेंटेशन, यानी कि जो वेबसाइट है उसके कंटेंट को ही उसने गड़बड़ करके वहां पे उल्टा सीधा वहां पे कुछ छाप दिया या लिख दिया, ठीक है, कंटेंट ही चेंज कर दिए। या फोर्थ, अपलोड ऑफ मैलिशियस ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम, वो भी कर सकता है। एंड लास्ट इज रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट जैसे अभी हमने अभी नॉन परसिस्टेंट वाले में देखा था, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में देखा था कि वहां पे वो रीडायरेक्ट भी कर सकता है। रीडायरेक्ट ऑफ वेब पेजेस टू हार्मफुल लोकेशंस, जहाँ की अटैकर उनका वेट कर रहे हैं कि कोई तो यहाँ पे आए फिर हम उन्हें पकड़े, ठीक है। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेसेस। तो इसमें बच्चों इतना ही करना, बाकी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। सो बाय दिस वी हैव कवर द this unit number 5 completely. So let me stop the recording.